आज प्रत्येक छात्र को यूनिवर्सिटी से पढ़ना अनिवार्य हो चुका है। प्रत्येक छात्र यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके अच्छी नौकरी पाता है, अच्छा अपना जो कैरियर होता है उसको सही दिशा में ले जाता है। तो यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाइयाँ हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्व की होती है। लेकिन अफसोस, आज हम उसी यूनिवर्सिटी के छात्र से जो कि भारत के अंदर पढ़ा हुआ हो और उससे अगर हम ये पूछने बैठेंगे कि ये यूनिवर्सिटी की जो शिक्षाएं हैं ये कहां से प्रारंभ हुई होंगी, तो वही छात्र क्या तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का नाम लेगा या कैम्ब्रिज का नाम लेगा, लेकिन कभी भी वो ये याद नहीं रखेगा कि वास्तव में यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाइयां हैं ये कहां से शुरू हुई है और सबसे पुरानी जो यूनिवर्सिटी थी वो कहां की थी। सबसे बड़ी बात, गूगल के अंदर, जैसे कि मेरा पहले एक वीडियो आ चुका था कि गूगल पर किस तरीके से षड्यंत्र चल रहे हैं। जैसे कि हमारे रामायण काल को, जो कि हमारे पास कैलकुलेशन है कि 9.5 लाख साल पहले रामायण घटी है, उसको जिस तरीके से 7000 बीसी या 6000 बीसी या 5000 बीसी तक लेके आ चुकी है गूगल। दूसरी तरफ हम महाभारत को देखें, जो हमारे पास पूरा परफेक्ट कैलकुलेशन है कि वो 5180 साल पुरानी है। तो गूगल ने ही उसी तरीके से एक और षड्यंत्र के तहत 3000 बीसी, लगभग माफ कीजिएगा 1000 बीसी, इसका मतलब लगभग 3000 साढ़े 3000 साल पुरानी बताता है। और वो धीरे धीरे जैसे शंकराचार्य जी का जन्म है तो वो 200 एडी या 300 एडी आप गूगल पे डालेंगे तो 200 एडी 300 एडी बता रहा है। लेकिन अगर हम अपने शास्त्रों के अनुसार जाएं तो लगभग 2800 से 3000 साल पुराना शंकराचार्य जी का जन्म हो चुका था। तो जिस तरीके से गूगल एक षड्यंत्र के तहत हमको जो मिसलीड कर रहा है और हमारे जो एक पूरा पढ़ा लिखा वर्ग है वो आजकल गूगल के ही सहारे है, क्योंकि उसको इतना वास्तव में समय नहीं है। वो बात अलग है कि मूवी देखने का हमको 3 घंटे का समय है, या कोई आजकल जो वेब सीरीज आती हैं उनको देखने का हमारे पास समय है। लेकिन जब बात धर्म की आती है, जब बात हिस्ट्री जानने की आती है, तो हमारे ही उन पढ़े लिखे वर्गों को बिल्कुल भी ये समय नहीं है कि क्या सच है और क्या गलत है उसको जानने का। तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल के सहारे पूरे जीवन को जी लेते हैं। लेकिन अगर हम वास्तव प्रमाण को देखें तो वास्तव में हमें मालूम पड़ता है कि रामायण 9.5 लाख साल पुरानी है, महाभारत 5000 साल पुरानी है, आदि शंकराचार्य जी का जन्म 3000 साल पहले का है। तो गूगल पूरी तरीके से गलत है। उसी तरीके से गूगल के अंदर एक और षड्यंत्र है। मैंने अभी फाइंडिंग्स करा था तो मालूम पड़ा कि गूगल के अंदर अगर हम डालेंगे, सर्च करेंगे कि वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो हम सबको बड़ा शौक लगेगा ये जान के कि भारत की एक भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। उसमें जो निकल के आती है सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, वो आती है यूनिवर्सिटी ऑफ कोरिन, इटली के अंदर, जो कि बताते हैं कि 859 एडी पे है, लगभग आज से 1200 साल पुरानी, 1150 साल पहले की यूनिवर्सिटी, सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। दूसरी यूनिवर्सिटी निकल के आती है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलेनो, इटली की, जो लगभग 1088 साल एडी की है, लगभग 1000 साल पहले की। और उसी क्रम में आती है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो यूके की है, और वो भी लगभग 1100 साल के आसपास बनी हुई है। इसका मतलब वो भी लगभग 900 साल या 1000 साल पुरानी है। तो यहाँ पे आश्चर्य करने की बात यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोरिन अगर सबसे पुरानी है गूगल के अकॉर्डिंग, तो यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा और यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला, उनका क्या? क्योंकि तक्षशिला में से हमें सबको पता है कि आचार्य चाणक्य जी ने स्टडी करी थी, वो वहां पे टीचर भी थे, आचार्य भी थे, और तक्षशिला उस जमाने में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। तो उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? वो यूनिवर्सिटी कहां चली गई? नालंदा, हम सबको पता है कि बौद्ध के समय में जब बौद्धिज्म भारत के अंदर जब हावी था, तब नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, जो कि लगभग 2500 साल पुरानी बात है। तो उसकी जगह कहां पर है गूगल के अंदर? तक्षशिला, जब आचार्य चाणक्य उसमें पढ़े हैं, लगभग 2500 साल के ऊपर हो गया है आचार्य चाणक्य जी को, तो यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला का नाम गूगल पे क्यों नहीं है? तो ये एक षड्यंत्र है। हम जिस तरीके से हमें मिसलीड किया जाता है हम भारतीयों को, और हमारी भी एक खासियत है कि हम भी बहुत जल्दी मिसलीड हो जाते हैं। तो आज का ये वीडियो है वह इसी पर है कि क्या वास्तव में यूनिवर्सिटी की जो देन है वो भारत की है। आइए जानने की कोशिश करते हैं।
वैदिक काल से ही भारत में शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है। इसलिए उस काल से ही गुरुकुल और आश्रम के रूप में शिक्षा जो केंद्र थे वह खुले जाने लग गए थे। वैदिक काल के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, भारत की शिक्षा पद्धति भी और ज्यादा पल्लवित होने लग गई थी। गुरुकुल और आश्रमों से शुरू हुई शिक्षा पद्धति उसका सफर करते करते, उन्नति के सफर करते करते विश्वविद्यालयों में तब्दील हो गई थी। पूरे भारत के अंदर प्राचीन काल में 13 बड़े विश्वविद्यालय या शिक्षण केंद्रों की स्थापना हो चुकी थी। हमें जान के बड़ा हश्र होगा कि प्राचीन काल में 13 विश्वविद्यालय थे जो कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेड भारत के अंदर आपको मिल जाएंगे। 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच भारत पूरे विश्व में शिक्षा का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध केंद्र हो गया था और वह माना जाता था। भारत गणित, ज्योतिष, भूगोल, ज्योग्राफी जिसको हम बोलते हैं, चिकित्सा, इन सभी विज्ञान के साथ साथ अन्य विज्ञान क्षेत्रों में या अन्य विषयों के क्षेत्रों में शिक्षा देने में भारतीय विश्वविद्यालय का कोई भी सानी नहीं था, कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकता था। इतना आगे था भारत, इतनी आगे थी टेक्नोलॉजी भारत की, या इतना आगे था हमारा साइंस। हालांकि आजकल अधिकतर लोग सिर्फ 2 ही प्राचीन विश्वविद्यालयों के बारे में जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी। लेकिन इनके अलावा भी 11 ऐसे विश्वविद्यालय थे जो उस समय शिक्षा के मंदिर हुआ करते थे। आज जानने की कोशिश करते हैं उन प्राचीन विश्वविद्यालयों के बारे में, और हम सबको पता भी होगा कि भारत के अंदर जो शिक्षा पद्धति थी और शिक्षा का महत्व था वो कितना था। थॉमस मैकॉले जिसकी शिक्षा पद्धति आज हम लेके पढ़ रहे हैं, वही बंदे ने जब इंग्लैंड में रिपोर्ट सौंपी थी लगभग 1880 या 1890 के आसपास, माफ कीजिएगा 1810 के आसपास, तो उसकी रिपोर्ट में यह बताया गया था कि 93% भारत के अंदर साक्षरता रेट है, मतलब लिटरेसी रेट है, जो कि आज के टाइम से 20% ज्यादा है। उस टाइम पे महिला और पुरुष भारत के अंदर समानता दी जाती थी पढ़ाई की, और भारत के अंदर शिक्षा पद्धति इस लेवल पर थी। तो यूनिवर्सिटी का महत्व हमारे यहाँ पे बहुत पहले से था, जब ये लोग जानते भी नहीं थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, जो हम सबने बहुत बार सुनी होगी, हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत बार आती है, एसएसटी के सोशल स्टडीज के हिस्ट्री के चैप्टर्स में। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी वह भारत में सबसे उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र माना जाता था। यह विश्वविद्यालय जो अभी फिलहाल जो बिहार है, बिहार के पटना शहर के वहां से 88 किलोमीटर दूर था दक्षिण पूर्व में, और राजगीर से 11.5 किलोमीटर दूर। वो 8वीं शताब्दी में भारत भ्रमण पर आए हुए चीनी यात्री हेनसांग और इत्सिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पर 10,000 छात्र हुआ करते थे और 2,000 शिक्षक हुआ करते थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम जो थे, उन्होंने लगभग 450 से 470 एडी में करी थी। तो गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों में जो इसमें महान सम्राट हर्षवर्धन भी हुए हैं, और पाल शासकों का भी जो संरक्षण इस यूनिवर्सिटी को बार बार मिलता रहा है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर से, चाहे वो कोरिया हो, जापान हो, चीन हो, तिब्बत हो, इंडोनेशिया हो, फारस हो या फिर तुर्की हो, वहां से भी विद्यार्थी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि 450 470 एडी में ये बन चुका है। इसका मतलब अगर हम गूगल की बात माने तो पहली यूनिवर्सिटी उसमें दिखा रहा है 859 एडी पे। तो जब 450 एडी पे ये यूनिवर्सिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट थी, तो गूगल फिर सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा क्यों नहीं दिखा रहा है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है गूगल की सत्यता के ऊपर। इसलिए ध्यान रहे, गूगल सत्य नहीं है। हमें अपनी आंखों से अपने धर्म को, अपने हिस्ट्री को हमें खुद पहचानना पड़ेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी 9वीं शताब्दी से और 12वीं शताब्दी के बीच में पूरे अंतरराष्ट्रीय में बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त कर चुकी थी। बड़ी सुनियोजित ढंग से बनी हुई और विस्तृत शहर में बना हुआ ये विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसके प्रवेश में एक बड़ा मुख्य द्वार हुआ करता था। उत्तर से लेकर दक्षिण तक मठों की कतार हुआ करती थी और उनके सामने भव्य स्तूप और मंदिर बने हुए थे। मंदिरों के अंदर बौद्ध जो मूर्तियां थी, बौद्ध भगवान बुद्ध की बहुत सुंदर मूर्तियां
उसमें स्थापित हुआ करती थी। और जो उसके अंदर जो केंद्रीय विद्यालय हुआ करते थे उनके अंदर 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे हुआ करते थे जो कि स्टूडेंट्स के रहने की व्यवस्था हुआ करती थी। और 7 बड़े कक्ष के अंदर ही जो व्याख्यान हुआ करता था टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वह उन 7 बड़े कक्ष में हुआ करता था। अभी तक की जो खुदाई हुई है नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें 13 मठ निकले हैं। वैसे इससे भी अधिक मठ मिलने की संभावना है, पर एक मठ से अधिक मंजिल के एक मठ जो होता था वह 1 मंजिल का हुआ करता था। तो ऐसे 13 मंजिल तक का उस टाइम पे ये कहा जाता है कि 13 मंजिल तक ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है। कमरे में सोने के लिए एक पत्थर की चौकी होती थी, दीपक पुस्तक आदि रखने के लिए एक खास जगह बनी हुई थी। हर मठ के आंगन में एक कुआं बना होता था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष और अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे और आचार्यों के लिए अध्ययन करने के लिए, सैकड़ों विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए एक पूरी जगह बनी होती थी। और 9 तल का एक विराट पुस्तकालय था जिसमें लाखों पुस्तकें थी। ये तो हमें मालूम पड़ता है कि जब ये नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया था तो ऐसा कहा जाता है कि 1.5 से 2 महीने तक आग लगी थी। तो इसमें लाखों पुस्तकें थी और लाखों हमारे साहित्य थे, लाखों हमारे प्रमाणित ग्रंथ थे जो नालंदा यूनिवर्सिटी में जल के खाक हो गए। तो ये था नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी जो पूरे विश्व विख्यात थी। उसके बावजूद भी गूगल के अंदर सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में उसकी जगह नहीं है। अब हम जानते हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी से भी बहुत ज्यादा पुरानी मानी जाती है। आचार्य चाणक्य भी तक्षशिला के शिक्षक रह चुके हैं और वहां से उन्होंने एजुकेशन भी लिया है। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना जो थी वह लगभग 2700 साल पहले हो चुकी थी। यहाँ पे भी फिर से एक प्रश्न उठेगा कि जब 2700 साल पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी तो गूगल में सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में इसका नाम क्यों नहीं है? तो ये प्रूफ होता है कि गूगल सही चीज नहीं है। हर चीज का प्रमाण गूगल नहीं है, वो आपको खाली हेल्प कर सकता है, लेकिन सच तो हमें अपनी आंखों से ही देखना पड़ेगा। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में लगभग 10,500 छात्र पढ़ाई किया करते थे। इनमें से कई विद्यार्थी अलग अलग देशों से ताल्लुक रखा करते थे। वहां का अनुशासन बहुत कठोर हुआ करता था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर राजाओं के लड़के भी वहां पर गलती करते थे तो वह भी पीटे जाते थे, इसलिए अनुशासन के अंदर वह बहुत प्रथम माना जाता था। तक्षशिला राजनीति और शस्त्र विद्या की शिक्षा का विश्व स्तरीय केंद्र था। पूरे विश्व के लोग वहां पे पढ़ने आते थे और ऐसा कहा जाता है कि वहां पर एक शस्त्र विद्यालय में विभिन्न राज्यों के 103 राजकुमार एक साथ पढ़ा करते थे। आयुर्वेद और विधि शास्त्र के इसमें विशेष विद्यालय थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी से कई फेमस छात्र निकले हैं, जैसे कि कौशलराज प्रसेनजित, मल्ल सरदार बंधु, लिच्छवी महिली, शल्यक जीवन और लुटेरे अंगुलीमाल के अलावा चाणक्य और पाणिनि जैसे लोग भी इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की तरह भव्य नहीं था। बहुत ज्यादा, जैसे नालंदा विश्व यूनिवर्सिटी तो सुंदर हुआ करती थी, ऐसा इतना सुंदर नहीं था। वहां पे क्या है कि छोटे छोटे गुरुकुल हुआ करते थे और इन गुरुकुलों के अंदर व्यक्तिगत रूप से विभिन्न विषयों के आचार्य और विद्यार्थियों का शिक्षा प्रदान हुआ करता था। तो ये था तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो कि 2700 साल पुरानी थी। अब हम बात करते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। वह भी 8वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी के बीच में उसकी स्थापना की जाती है, बताई जाती है। और इसका स्थापना जो करी थी वो पाल वंश के जो राजा धर्मपाल थे उन्होंने करी थी। और ये 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक बहुत विश्व विख्यात थी। नालंदा की बहुत बड़ी कंप्यूटर थी और भारत के अंदर जो प्रमुख यूनिवर्सिटी थी उसमें से एक ये केंद्र था। भारत के वर्तमान नक्शे की अगर हम बात करें तो ये जो यूनिवर्सिटी थी बिहार के अंदर लगभग भागलपुर शहर है उसके आसपास का इसका स्थापित कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी था तो वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी और यहाँ पर लगभग 1000 विद्यार्थियों पर 100 शिक्षक हुआ करते थे। ये जो विश्वविद्यालय था ये तंत्र शास्त्र की पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा फेमस था। इस विषय का सबसे मशहूर विद्यार्थी अतिशा दीपंकर था
जो कि बाद में तिब्बत के अंदर जाके जो प्रख्यात बौद्ध बने हैं वो इसी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से निकले हुए थे। उसी तरीके से चौथी यूनिवर्सिटी है वल्लभी यूनिवर्सिटी। वल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात में जो भी करंट सौराष्ट्र एरिया जो बोलते हैं, 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इसकी प्रसिद्धि जो थी वह बहुत चरम सीमा पर थी। यहाँ पर भी हमको ये देखने को मिल रहा है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की तरह कि 6वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी, मतलब जो गूगल में जो सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है उससे पहले की यूनिवर्सिटी वल्लभी यूनिवर्सिटी भी गिनी जा सकती है। लगभग 600 साल इसकी प्रसिद्धि एकदम चरम सीमा पर रहने के बाद चाइनीज यात्री जो हैं, ईत सिंह ने ये लिखा है कि यह विश्वविद्यालय 7वीं शताब्दी में गुणामती और स्थिरमती नाम की विद्याओं में पूरे विश्व के अंदर विख्यात था। यह विश्वविद्यालय धर्म निरपेक्ष विषयों पर शिक्षा के लिए भी जाना जाता था, इसीलिए पूरे विश्व में से लोग यहाँ पे पढ़ने आया करते थे। उसी तरीके से उदांतपुरी विश्वविद्यालय भी था जो मगध उस समय का जो था, यानी कि आज के टाइम अगर बात करें तो बिहार में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना भी पाल वंश के राजाओं ने ही की थी। 8वीं शताब्दी के अंत से लेके 12वीं शताब्दी तक लगभग 400 साल तक इसका जो विकास था वह एकदम चरम सीमा पर था। 400 साल तक इस विश्वविद्यालय के अंदर लगभग हर साल देखा जाए तो लगभग 12,000 विद्यार्थी पढ़ाने की कैपेसिटी इस उदानपुरी विश्वविद्यालय में हुआ करती थी। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी देखी जा सकती है हमको। उसी तरीके से सोमपुरा विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर हम बात करें तो पाल वंश के राजाओं ने ही की थी। अगले 800 साल यानी कि 11वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय का जो विकास था वो बहुत ज्यादा चरम सीमा पर था। इस विश्वविद्यालय का जो परिसर है वह 3 पहाड़ियों पर ललितगिरी, रत्नगिरी और उदयगिरी पर पूरा फैला हुआ था। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के बाद यह विश्वविद्यालय शिक्षा का सबसे बड़ा प्रमुख केंद्र हुआ करता था। चाइनीज यात्री एक्जिउन जेंग ने इस बौद्ध शिक्षा का सबसे प्राचीन केंद्र माना है। कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि इस विश्वविद्यालय का स्थापना जो थी वह राजा अशोक ने करवाई थी। अब हम अन्य विश्वविद्यालयों की बात करते हैं जो प्राचीन भारत में इन विश्वविद्यालयों के अलावा जितने भी अन्य विश्वविद्यालय थे उनकी शिक्षा प्रणाली भी इन्हीं विश्वविद्यालयों से प्रभावित हुआ करती थी। इतिहास में जो मिले वर्णन के अनुसार शिक्षा और शिक्षा केंद्रों की स्थापना में सबसे ज्यादा बढ़ावा पाल वंश के शासकों ने दिया है। तो 8वें नंबर पे मैं बताना चाहता हूं कि जगद्दला यूनिवर्सिटी जो कि वेस्ट बंगाल में है, तो वो भी पाल राजाओं के समय से भारत में अरबों के आने तक इसका बहुत बड़ा प्रभाव यूनिवर्सिटी का था। अरबों के आने के बाद पूरा डिस्टर्ब कर दिया गया इस यूनिवर्सिटी में। उसी तरीके से हमें एक यूनिवर्सिटी पाई जाती है पहले प्राचीन काल में, नागार्जुनकोंडा, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थापित थी। उसी तरीके से एक और यूनिवर्सिटी पाई जाती है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में, जो कि आज तक चल रही है। हम बोल सकते हैं बनारस यूनिवर्सिटी के नाम पे जो चल रही है आज के टाइम पे। और कांचीपुरम तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी, कांचीपुरम यूनिवर्सिटी जो तमिलनाडु में थी। मणिखेत यूनिवर्सिटी कर्नाटक में पाई जाती थी। और उसी तरीके से कश्मीर के अंदर शारदा पीठ यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक लगभग 11 ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो भारत की यूनिवर्सिटी विश्व प्रख्यात हुआ करती थी। लेकिन हमें इन यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, हमें सिर्फ पढ़ाया जाता है थॉमस मैकॉले एजुकेशन पद्धति के द्वारा सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी के बारे में, वो है नालंदा और तक्षशिला। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि हमें अपने धर्म, अपने इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है ताकि हम हर पल हर समय अपने को गर्वान्वित महसूस कर सकें।